मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने वो है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट या चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, जैसा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टॉपिक में भी हमने लिया था। ठीक है, आज से फॉर्मली पूरा ले रहे हैं। सो रिफ्रैक्शन, दिस इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट और change in speed of light. Change in speed of light as it goes from one medium to another. कहना क्या चाहते हैं सर? कहना ये चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आप मेन रोड से भिवाड़ी मार्केट में एंटर कर गए तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगी। और यही अगर वाइस वर्सा हुआ, भिवाड़ी मार्केट से आप मेन रोड पे आ गए तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, खुले एरिया में आ गया। तो वैसे ही लाइट को भी एक झटका मिलता है जिसकी वजह से वो बेंड करती है। ठीक है, और ये बेंडिंग हमने लास्ट जो सेशन लिया था उसमें आपको मैंने दिखाया भी था प्रैक्टिकल के थ्रू। हमने एक एरो लिया था, उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया था जैसे ही हमने बीच में पानी डाला था एयर के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज द सेम थिंग। तो लाइट अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, मतलब आप मेन रोड से भिवाड़ी मार्केट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यही वाइस वर्सा, अगर आप डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं, मतलब उल्टा हो रहा है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, एट द सेम टाइम एक और फिनोमेना देखने को मिलता है जो हमने हाईलाइट भी किया यहां पे, बेंडिंग भी दिखाई देती है। स्पीड तो चेंज हो ही गई है और बेंडिंग भी हो रही है। Just see these two words, bending of light or change in speed of light as it goes from one medium to another medium. Okay, अब ये बेंडिंग कैसे होती है? यूजुअली तो सारी टेक्स्ट बुक्स में वो प्रिंट कर देते हैं कि जब भी रेयर से डेंसर जाएगा तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, ठीक है, एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट और ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे रखूंगा, पर पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम, अब आप कहेंगे सर रेयर मीडियम क्या है? रेयर मीडियम जैसे एयर, और डेंसर मीडियम जैसे ग्लास, और यही यहां पे वाइस वर्सा आप लिख सकते हैं। ओके, सो रेयर से डेंसर में लाइट it will bend towards normal. Okay, और टेंसर से रेयर में क्या होगा? It will bend away from the normal. और अभी इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैं समझाऊंगा आपको, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। bends away from normal. ओके, अच्छा, अब क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा और समझेंगे चीजों को, पैरामीटर्स को। सो मैं क्लियर कर रहा हूं स्क्रीन उसके लिए। तो सपोज करिए लाइट जा रही है एयर से ग्लास में, अब अगर सीधी चली जाती तो ये इसी पाथ को फॉलो करती है। ओके, पर हुआ क्या, पहले यहां बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करा देता हूं। देखिए क्या हुआ, एयर में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ओके, एयर इज अ गैस जिसमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो पार्टिकल्स दूर दूर है, और ग्लास
उसमें पार्टिकल्स क्या है, पास पास। तो सपोज करिए एक नॉर्मल है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ओके, और ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, अगर सीधी, और ये नॉर्मल ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, ये नॉर्मल, ठीक है, ये इंसिडेंट रे अगर ये सीधी चली जाती तो इसी पाथ के अलोंग जाती, पर हो क्या रहा है, मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड, कि पार्टिकल्स पहले दूर दूर थे और अब पार्टिकल्स कैसे आ गए, पास पास। तो लाइट को एक ऐसा झटका मिलने वाला है, ऐसा, ओके। तो मान लीजिए ये एक स्टिक है और ये ऐसे इसके अराउंड लगी हुई है और इसमें ऐसे कोई फोर्स लगा है। क्यों ऐसा फोर्स, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास आ गए। तो ये स्टिक कैसे जाएगी इधर से अगर ऐसा फोर्स लगा, दिखाई दे रहा है बच्चा लोग। सो दैट्स व्हाई लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें, this is angle I, this is angle R। और आप देख सकते हैं कि लाइट हैज बेंट, दिस इज द नॉर्मल रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, and this is refracted ray। और क्लियरली देख सकते हैं आप कि जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी, सो इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। एंड यही चीज अगर वाइस वर्सा सिनेरियो में होता तो ये कुछ ऐसा दिखता। ग्लास से एयर सीधे जाता तो ऐसे चला जाता, पर मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया। अब क्या हो गया, पहले पार्टिकल्स पास पास थे, अब एयर में पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, दूर दूर। तो इंपैक्ट कैसा आएगा, कुछ ऐसा, पहले पार्टिकल्स पास पास, अब पार्टिकल्स दूर, तो कुछ ऐसा इंपैक्ट आने वाला है, ओके। सो ये नॉर्मल अगेन, ये और ये ऐसे स्टिक लगी हुई है, ठीक है, और इस स्टिक को कोई ऐसे खींच रहा है, तो क्या होगा, स्टिक ऐसे जाएगी इसके अलोंग ऐसे, मतलब इससे दूर होती हुई। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स दूर हो गए। सो लेट अस सी दैट। So here now this is angle I and this is angle R। तो दोनों में क्लियर डिमार्केशन क्या चीज है, सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, एंगल I और एंगल R बराबर नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। रिफ्रैक्शन जब भी होगा तो असर्शन रीजनिंग का जो क्वेश्चन एक पहला बनता है कि इन रिफ्रैक्शन एंगल I will never be equal to एंगल R। ये बात तो ऑब्वियसली क्लियर हो गई हमें, बात समझ में आ रही है, ओके। और फिर दूसरी बात अगर की जाए, जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा लाइट रे, तो यहां पे एंगल I will be always greater than एंगल R। Okay, for this case you can clearly see this angle is greater than this angle। क्यों, क्योंकि लाइट अंदर चली गई थी, बेंड कर गई थी, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल I will be greater than एंगल R। अब यही सिनेरियो इसमें बात की जाए, so you can clearly see this angle
is greater than this angle, और यही बोर्ड का क्वेश्चन होता है. So in this case angle R will be greater than angle R. आ रही बात बच्चों समझ में? ये ग्लास एयर, यहां थोड़ा स्पेसिफिकेशन भी डेंसर रेयर लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे. So whenever a light goes from rare to denser medium, ठीक है, bend towards the normal, ठीक है, और यहां पे स्पीड डिक्रीज कर दी है और यहां स्पीड इंक्रीज कर दी है. So I guess ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. Okay, shall I clear the screen? Stop it. चलो, तो अब नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब शुरू करते हैं. जो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, तो ये कुछ ऐसा दिखता है. Glass slab 3D material, it's a cuboid like this phone you can say. Okay, और ये एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में भी कराया गया होगा पेन्स लगा के. मैम दो पेन्स लगाते हैं इधर और यहां से देखने को कहते हैं, वो पेन्स इधर की तरफ दिखाई देते हैं. कुछ याद आ रहा हो आपको? तो उसी चीज को मैं यहाँ पे इलस्ट्रेट करूंगा, थ्योरेटिकली इलस्ट्रेट करूंगा आज. Is the normal, first normal we will draw. Incident ray, ये ऊपर एयर, नीचे ग्लास. अब एयर से ग्लास जा रही है तो ऑब्वियसली बात है लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो ये कुछ ऐसे बेंड कर गया. ओके, अब फिर इस सरफेस में फिर से ग्लास से एयर में जा रहा है, तो यहां रेयर से डेंसर जा रहा था, यहां डेंसर से रेयर जा रहा है. अब क्या होगा? दिस इज नॉर्मल वन, अगेन ड्रॉइंग अ नॉर्मल. Denser से rarer we have already studied, it will bend away from the normal. So क्योंकि सीधा जाता तो ऐसे ही चला जाता. You can clearly see this. So कुछ labelings. This is angle I1. This is angle R1. This you can say angle I2. And this is finally angle of emergence. या एंगल R2 भी बोलते हैं कुछ बुक्स में, तो आप स्लैश एंगल R2 भी लिख दे रहा हूं. ओके, अब मान लीजिए ये ग्लास स्लैब नहीं होता यहां पे, तो व्हाट वुड हैव हैपेंड? ये रे सीधी चली जाती ऐसे. ओके, पर ये ग्लास स्लैब रखने की वजह से इसको क्या मिला? एक डिस्प्लेसमेंट मिला ऐसे, इतनी दूरी. तो दिस डिस्टेंस which has displaced from the original path ये था, और यहां से ये ऐसे डिस्प्लेस हो गया अपने पाथ से. तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट. अब ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, एक तो यहां पे एंगल्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे. ठीक है, अब वो
एंगल्स को लेके क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली बात देखिए, एयर से ग्लास फिर ग्लास से एयर, मतलब ये जो बीच वाला मीडियम है वो तो सेम ही रहा आपका, तो जितना बेंड टुवर्ड्स किया था, मतलब जितना अंदर गया था उतना ही खुल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अभी मैं इसे मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा। ठीक है, आप कहेंगे सर समझ में तो आ रहा है पर हम लिखेंगे कैसे, मैं वो भी करवाऊंगा, चिंता नहीं करिए। So एक चीज, angle I1 will be always equal to angle E. This is very important for the MCQs. उसके बाद दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो वो बोलता है, वो कहता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट is the perpendicular distance between the incident ray when extended, and this is finally the emerging ray, so emergent ray. So it is the perpendicular distance between incident displacement. क्या डिफाइन करेंगे हम सर, हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द perpendicular distance between incident ray when extended and the emergent ray. ओके, याद रखिएगा जब भी डिस्टेंस की बात होगी असर्शन रीजनिंग में बहुत बार पूछा हुआ है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन, पैरेलल डिस्टेंस नहीं है, ये लाइंस पैरेलल हैं आपस में, जब भी तो लाइंस पैरेलल हैं इनके बीच में डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट होता है, सो दिस मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। यू कैन क्लियरली सी दिस। अगर इन दो लाइंस के बीच में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप परपेंडिकुलर बनाएंगे, so that's why it is perpendicular distance. This is a very important line, we will highlight this, और ये बोर्ड के टीचर्स को बहुत पसंद है, सीबीएसई वालों को भी बहुत पसंद है। perpendicular distance between two parallel lines is always perpendicular. You can see this, and these lines are parallel, distance is not parallel. Please mind it very carefully. Assertion reasoning, very important question. Okay, अब now the next context comes कि हम क्या सर इसके फैक्टर्स कुछ हो सकते हैं क्या, ये डिस्टेंस हम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, yes we can do that, okay, by changing some parameters, and this we will see in the next topic. So shall I clear the screen? Clearing the screen बच्चा लोग। So factors affecting lateral displacement, अब क्या क्या फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेट अस सी दैट। This was the glass slab we had made. Let us label some values. अभी मैं यहां पे रेस को चेंज नहीं कर रहा हूं for the sake of convenience. अभी ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है आपका, ओके। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट पैरामीटर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका चेंज कर दिया, मतलब क्या चेंज कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने इंक्रीज कर दिया।
मतलब और मोटा ग्लास स्लैब या ग्लास स्लैब का जो मटेरियल लिया वो ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी वाला है। तो अब क्या होगा सर, कुछ ऐसा होगा, ये लाइट रे और ज्यादा बेंड हो जाएगी, तो यहां कहीं बेंड करेगी, यहां के स्ट्राइक करेगी। ओके, अब इस पॉइंट पे फिर से नॉर्मल बनाया और यहां से फिर हटते हुए, so you can clearly see this. Suppose I label this as LD1, lateral displacement 1, this will be LD2. So we can clearly see LD2 is greater than LD1. So अगर refractive index increase होगा तो आपका lateral displacement भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है भाई बच्चा लोगों? तो यहां तक पहला पॉइंट है ये। अब सेकंड पॉइंट को कहते हैं, एक्चुअली बेकू बनाने का तरीका है सेकंड पॉइंट। तो वो कहते हैं कि थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब को अगर आप बढ़ा दें, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, अगर ज्यादा थिक हो गया ये ग्लास स्लैब, ओके, ज्यादा थिक हो गया तो ऑब्वियसली बात है ऑप्टिकल डेंसिटी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर थे वो ज्यादा हो गए, तो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाएगी आपकी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी तो अगेन ये और ज्यादा बेंड करेगा, वी विल गेट द सेम इफेक्ट एज वी हैव ड्रॉन हियर। ओके, सो अगेन ये इसी चीज को बोलने का दूसरा तरीका है। तो lateral displacement, this will also increases. Okay, and the last parameter is very important क्योंकि वो मुझे दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे समझ में नहीं आएगा। Last parameter is, we say it is angle of incidence, मतलब जिस एंगल पे लाइट रे आ रही है, ये अगर आपने ये बढ़ा दिया तो क्या होगा, आइए फिगर के थ्रू देखेंगे इसे। लेट अस क्लियर सम पार्ट ऑफ द बोर्ड। ओके, अब ये सीधा सीधा यहां पे जाएगा, क्लियर? दिस इज, यू कैन से LD1 at this particular angle of incidence. ओके, उसके बाद आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, सपोज आई से दिस एज I1, अब जरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं I, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, क्लियरली सी देख सकते हैं आप लोग, दिस इज I2। ओके, अब ये सीधा जाता तो कुछ ऐसे चला जाता, पर क्योंकि बेंडिंग होगी तो बेंडिंग कुछ यहां कहीं होगी, ये यहां पे, फिर यहां से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो
distance दोनों फिगर्स आपके सामने मैंने डिफरेंट कलर से शो किए हैं। येलो वाला इनिशियल वाला है, ओके, और जो स्लाइट येलोइश मस्टर्ड कलर में है दैट इज Le2। यू कैन क्लियरली सी दिस कि Le2 is greater than Le1, which shows that कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता है। मतलब अगर हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट को सीधा फॉर्मूले से अगर फॉर्मुलेट करें, सो वी कैन सी लेटरल डिस्प्लेसमेंट is directly proportional to refractive index, directly proportional to thickness, and directly proportional to angle of incidence. So this becomes our important point. Put a double asterisk mark on this. Very important.